नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। जैसे कि अगर हमें किसी मकान की मजबूती देखनी है तो देखते हैं कि उसका जो नींव है कितनी मजबूत रखी गई है। उसी प्रकार अगर हमारे समाज की मजबूती देखनी है तो हमारा स्टार्टिंग का जो 1 से 8 तक का एजुकेशन सिस्टम है कितना मजबूत है, वो एक सभ्य समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब बात एजुकेशन की हो रही है तो जाहिर सी बात है आज हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे। जैसे 2010 में एक RTE एक्ट लाया गया था, यानी राइट टू एजुकेशन। वो हमें जो प्रदान करता है 1 से 8 तक के जो छात्र हैं उनके लिए अनिवार्य और सुव्यवस्थित शिक्षा प्रदान करता है। तो इस पे अभी जो 2026 और 27 में कुछ चेंजेस किए गए हैं RTE एक्ट में। तो इससे कौन कौन से जो हमारी एजुकेशन सिस्टम पे है प्रभाव पड़ेंगे और जो आम नागरिक हैं उन वो इसका कैसे लाभ उठा सकेंगे। तो इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं CDO साहब गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी जी, जिनसे हम बात करेंगे RTE एक्ट के बारे में, ये जमीनी स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंट होता है और ये कैसे काम करता है और आम नागरिक इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। जैसे सर RTE एक्ट 2010 है जो इसे पूरे देश भर में लागू किया गया, तो ये RTE एक्ट है कैसा और ये जमीनी स्तर पे कैसे काम करता है? देखिए 2010 में राइट टू एजुकेशन भारत सरकार द्वारा ये एक गरीब बच्चों के लिए ये एक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के लिए चलाया गया। इसमें दो तरह के जो गरीब बच्चे हैं, एक तो अलाभित समूह के और एक दुर्बल वर्ग के बच्चे हैं। तो अलाभित समूह जैसे SC ST OBC और या निःशक्त जो बच्चा है और इनके HIV या कैंसर से पीड़ित जो जिनके अभिभावक हैं जो बच्चे, तो ऐसे बच्चों को हम इसमें लाभ देते हैं, प्रवेश कराते हैं पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट स्कूलों में। तो उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते गरीबों के, तो उसमें 25% सीटें हम लोग आरक्षित करके उसमें दिलवाते हैं। भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि कॉन्वेंट स्कूल और जो पब्लिक स्कूल हैं उनमें 25% सीटें ऐसे बच्चों के लिए की है। और दूसरा है दुर्बल वर्ग के बच्चे, जैसे माता पिता जिनके माता पिता की इनकम 1 लाख से कम है, ऐसे जो अभिभावक हैं उनके बच्चे या अंत्योदय कार्डधारक हैं उनके बच्चे और जो दिव्यांग श्रेणी के हैं ऐसे बच्चे, तो उनको इस तरह के स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। तो उसमें हम लोग प्रयास करते हैं कि इन स्कूलों में अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को प्रवेश दिलाया जा सके। सर अभी जो 2026 में कुछ चेंजेस आए हैं इसमें उन कौन कौन से चेंजेस हैं, इससे आम नागरिक को क्या लाभ मिल सकता है? देखिए इसमें कोई बहुत चेंज नहीं है। अभी हम लोगों को जो शासनादेश आया है 2 फरवरी से 16 फरवरी तक, ये इसमें ऑनलाइन आवेदन बच्चे कर सकते हैं, ऐसे समूह के बच्चे, गरीब बच्चे, और इनकी हम लॉटरी खोलेंगे 18 फरवरी को। तो ये 3 चरणों में होता है। तो पहले चरण का 2 फरवरी से 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है। इसमें सभी को ऑनलाइन करना होगा। इसमें ग्राम पंचायत की क्राइटेरिया है और वार्ड की क्राइटेरिया, नगर क्षेत्र में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत। इनमें सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी रहते हैं अप्लाई करने के लिए? इसमें देखिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो यहाँ का निवासी है गौतम बुद्ध नगर का, उसको निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, डोमिसाइल होनी चाहिए, आधार उसका होना चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, या जो भी ऐसा जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अगर है अभिभावक का, तो जिसमें कि एड्रेस यहाँ का होना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और 1 लाख तक की इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर वो दुर्बल वर्ग का बच्चा है। वेरिफिकेशन कैसे करती है आपकी टीम जो रहती है कि डॉक्यूमेंट्स जिसने अप्लाई किया, आप भी देखते हैं कि बहुत बार होता है कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी बना लिए जाते हैं या जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है वो भी उस पर अप्लाई कर देते हैं आरक्षण के लिए? तो बिल्कुल हम जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम बनाते हैं, वो बैठ के पूरी स्क्रूटनी करते हैं। यहाँ पे एक स्थान दिया जाता है, जैसे विकास भवन होगा या तो इनके BRC सेंटर्स होंगे, वहाँ पे बैठ के उसकी स्क्रूटनी की जाती है कि कौन डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही है। मान लीजिए कोई आपत्ति होती है कहीं जाति प्रमाण पत्र पे या कोई इनकम सर्टिफिकेट पे, तो उसको हम वेरीफाई भी तहसीलों से कराते हैं। इसके लिए वेबसाइट कौन सी अवेलेबल है गवर्नमेंट पोर्टल पे?
इसमें यूपी RTE 25 ये पोर्टल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसे कि सुना आपने, ये RTE एक्ट है जिसके जरिए मध्यम वर्ग और जो बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं या जिनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो RTE एक्ट का लाभ उठा सकते हैं। 25% इस पे सीट रिजर्व की जाती है, खासकर आर्थिक और जो डिसेबल हैं उनके लिए। तो इसका आम नागरिक बहुत अच्छे से उपयोग कर सकता है, अपने बच्चों को हायर एजुकेशन भी दे सकता है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि नोएडा में चूंकि कोई वार्ड का सिस्टम नहीं है, अच्छा, ठीक है, तो इसमें जो शासनादेश है उसमें वार्ड का होना चाहिए, और उस पेरिफेरी में आने वाले करीब 10 स्कूलों में वो चयन कर सकता है अपने लिए बच्चा। तो वार्ड को हम लोगों ने क्या किया है कि जो पहले यहाँ ग्राम पंचायतें थीं, उन सेक्टर्स को उन ग्राम पंचायतों में मैप करा दिया है। अच्छा, तो वो इस तरह से अपना देख सकते हैं, और हमने इसको बाकायदे पब्लिसाइज भी किया है कि वार्ड को ये सेक्टर को कौन से ग्राम पंचायत में, ये सेक्टर कौन से ग्राम पंचायत में जाएगा, इसको बाकायदे पब्लिसाइज भी कर दिया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे इससे। स्कूल वेरिफिकेशन भी होता है? कौन कौन से स्कूल हमारी लिस्ट में शामिल होते हैं? जैसे आपने जैसे जो बच्चा अगर जिस सेक्टर का है या जिस ग्राम पंचायत का है, उस ग्राम पंचायत के इर्द गिर्द जो 10 स्कूल हैं आसपास, उन 10 स्कूल को वो प्रेफर कर सकता है, और उसको लॉटरी में कोई एक मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे की और भी हम सर से बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम को लेके। अभी आज जो था स्पेशली RTE एक्ट के लिए था, जिस पे आम नागरिक को जानकारी हो सके कि RTE एक्ट बनाया गया है, जिससे अगर आप आर्थिक रूप से डिसेबल हैं तो उसके लिए भी आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूल हो या आपके जो भी क्राइटेरिया में है, आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं। 25% सीट रिजर्व की गई है। आगे हम बात करेंगे सर से एजुकेशन सिस्टम के लिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं अनन्या ठाकुर, कैमरा पर्सन सोलंकी के साथ।